नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू का हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उन तमाम तलबा की, उन तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए है जो कि अपने करियर को लेकर किसी पशपेश का शिकार हैं। अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने हिस्सा लिया था लेकिन आप वो इम्तिहान क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, क्या आप आगे कोई और कोर्स परस्यू करें या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें? अगर आपके नंबर कम आए हैं 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, यहाँ तक कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं लेकिन अब आप जो हैं मज़ीद पढ़ाई के लिए आगे कुछ करना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों के सवाल आपको यहाँ मिल जाएंगे। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करिए। हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक ख़ास मेहमान, एक करियर काउंसलर जो कि आपके करियर को लेकर आपकी रहनुमाई करेंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और इस्तकबाल करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी का, एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, करियर काउंसलर भी हैं और कई बार हम इनसे अपने इस प्रोग्राम में करियर को लेकर बहुत कुछ मालूमात भी आप तक पहुंचा चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम हेलो करियर में। बहुत बहुत शुक्रिया हिना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और टीवी 18 उर्दू का भी कि आप लोग हमें अवसर देते हैं आपके साथ अपने शेयर करने के लिए ओपिनियन, और बच्चों को कुछ मैं गाइडेंस दे सकता हूं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बिल्कुल, और ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए इतना कीमती वक्त देते हैं। सर, आज हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन के लिए ये दुनिया जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, ख़ासकर हम डिजिटल एज में क्योंकि अब पहुंच गए हैं, सांस ले रहे हैं। ऐसे में आप कितनी अहमियत इस चीज़ की समझते हैं कि कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल के तलबा को आनी चाहिए? हिना, आपने बहुत अच्छा सवाल शुरू किया है, प्रारंभ किया है, और पहला ही सवाल बहुत लाजवाब है कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में करियर की क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं और किसे कहते हैं, इसका भविष्य क्या है। इस पे मैं बताना चाहूँगा, और मैं बेफक्र महसूस करता हूँ कि मैं एकेडमिक्स में आने के पहले, एक काउंसलर बनने के पहले, मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के फील्ड में 6 साल काम किया हूँ, एक बैंकिंग सेक्टर के कॉर्पोरेट्स में। तो मुझे इसके अंदर की भी चीजें पता है और बाहर की भी चीजें पता है। कॉर्पोरेट, देखिए, आपको मैं कहना चाहूंगा जीवन में सफलता के 3 महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। जी सर। एक है नॉलेज होना, मतलब एलिजिबिलिटी होना। दूसरा है इंफॉर्मेशन होना, यदि आपको पता चल जाए कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है। और तीसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप नॉलेज बहुत भरा रहे लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल, तो आपका वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। बिल्कुल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऐसा ही है कि कोई भी कॉर्पोरेट कितना अच्छा प्रोडक्ट बना ले, कितनी अच्छी सर्विस दे दे, लेकिन उसके कंज्यूमर तक वो चीज न पहुंचे, उसके ग्राहक तक वो चीज न पहुंचे, उसके इंडस्ट्री, कोई भी कॉर्पोरेट बहुत अधिक प्रगति नहीं कर सकती है। इसीलिए एक नया फील्ड क्रिएट किया गया है कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के माध्यम से हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें 2 चीजों को समझना होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है। एक है इंटरनल कम्युनिकेशन और दूसरा है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का वह भाग है जिसमें मान लीजिए किसी भी कॉर्पोरेट में 40,000 लोग काम करते हैं, 50,000 लोग करते हैं, तो उनके एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, उनके लिए क्या स्कीम आ सकती है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए जो एक तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, चाहे वो प्रिंट माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो या डिजिटल माध्यम से, उसको हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का वो हिस्सा है। दूसरा वो है कि जब हम टारगेट ऑडियंस को और उसके कंज्यूमर को और ग्राहक को जाकर के बताने की कोशिश करते हैं, वो चाहे मार्केटिंग का हिस्सा रहा हो, चाहे विज्ञापन का हिस्सा रहा हो, चाहे PR स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा हो, चाहे कैंपेन का हिस्सा रहा हो,
कैसे हम अपने ऑडियंस को और ग्राहक को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसका अपना पार्ट बना लेते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन उस दिशा में काम करता है और साथ साथ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या करता है, मीडिया मैनेजमेंट भी करता है। इसीलिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को हम लोग कई बार क्राइसिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। जी हिना जी बिल्कुल, बहुत ही अहम जानकारी जो है वो आपने आज के हमारे जो स्टूडेंट्स जो कुछ करना चाहते हैं उनको दी है। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने पहले कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमें मैट्रिक में काम मार्क्स है, 12th में भी काम है, लेकिन ग्रेजुएशन में अच्छे हैं, एमए में भी अच्छे हैं, नर्सिंग में भी अच्छे हैं जी। हेलो, फिर अब कहीं जॉब कहीं कुछ नहीं मिलता है, ना प्राइवेट ना कुछ, तो मैट्रिक में काम होने की वजह से और 12th में काम होने की वजह से पता नहीं कैसे। जी आप परेशान ना हो, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, और हमारे साथ करियर काउंसलर मौजूद हैं, वो आपकी परेशानी को जरूर हल करेंगे। अपना नाम बताइए। उमर जान। कहाँ से आपने कॉल किया? कश्मीर से। जी बिल्कुल। संजय जी, 10th और 12th में कम नंबर आए थे। उमर वालेकुम सलाम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन आप थोड़ा सा निराश ना हो, क्योंकि कभी भी मैं तो ये मानता हूँ नंबर किसी भी चीज का पैमाना नहीं होता सफलता का। आपने कब क्या नंबर पाया इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है मार्केट में। लेकिन जैसे अभी बहुत अच्छा हिना ने सवाल किया कि यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप जीवन में कहीं भी किसी भी समय सफलता प्राप्त कर सकती हैं। नंबर आपको डिग्री एक एलिजिबिलिटी होती है, आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है एलिजिबिलिटी के बाद इंटरव्यू बोर्ड में आपके अंक को कोई नहीं देखता, ये देखा जाता है कि आपने कैसे किसी चीज को प्रेजेंट किया है। और आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन भी किया है और एमए भी किया है और नर्सिंग का कोर्स शायद आपने किया है। जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा उमर कि यदि नीति आयोग ने कहा है कि हमें 6 लाख वैकेंसी हर साल चाहिए नर्सिंग में, क्योंकि जिस तरह से बीमारियां बढ़ी हैं, कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को मेडिकल और नर्सिंग के लोगों की जरूरत पड़ी है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अब क्या है कि थोड़ा सा आपको हाथ पैर मारने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटी खोजने की जरूरत है। आप जो है इतने सारे प्राइवेट सेक्टर जो खुल चुके हैं वहां पे थोड़ा सा हाथ पांव मारिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, अपना सीवी वहां भेजिए और एक बार अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट कीजिए। कई बार क्या होता है कि आपको सामने से कॉल नहीं आती है, क्योंकि आपका जो सीवी होता है, क्योंकि आपको इंडिविजुअली कोई जानता नहीं है। तो जहां लगता है कि अपॉर्चुनिटी जहां आप रहते हैं या उससे बाहर निकल के जाइए, तो वहां पता कीजिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ निकली है और मैं काम करना चाहते हैं। तो जस्ट फॉर एक्सपीरियंस यू हैव टू टेक एडमिशन ओवर देयर। तो आप एक बार किसी तरह वहां पे आप कोशिश कीजिए कि आप कम सैलरी में काम कीजिए, देन यू हैव लर्न योर स्किल। कुछ और चीजें आप वहां की सीखिए, बेसिक्स रिक्वायरमेंट सीखिए, फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका बोलने और एटीट्यूड का एक तरीका आ जाएगा, पर्सनालिटी में चेंज होगा। उसके बाद अपनी नीड को यदि आप प्रेजेंट करते हैं कहीं पे, तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी ओपन हो जाएंगी। अभी क्या है, आपने घर से बाहर नहीं निकले, जो आपकी बातचीत से मुझे लगा। एक बार किसी तरह घर से बाहर निकल के थोड़ा सा खोजिए, कोशिश कीजिए, सीवी अच्छे से बनाइए और जा करके इंटरव्यू दीजिए। घबराइए नहीं, मुझे लगता है एक बार जैसे ही सफलता मिलेगी तो उसके बाद सफलताएं बहुत आसान हो जाती हैं। तो नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है। बस आपको अपने झिझक को, अपने जो मन में एक आत्मबल नहीं है उसको दूर हटाने की जरूरत है। आपको जरूर सफलता मिलेगी। उमर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको। जी, और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे इन कॉलर का हौसला बढ़ाया है। चलिए अब हम बात करना चाहेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है। जी, सवाल करिए। जी, मेरा बच्चा सेकेंडरी कर रहा है, तो उसके लिए आगे के करियर में क्या करना है क्या नहीं करना, जरा मालूमात करना था। किस सब्जेक्ट से लेना है? किस सब्जेक्ट? सी। संजय जी कुछ पूछना चाहेंगे? बताया कि सेकेंड ईयर कर रहा है, बीसी क्या, मैं समझ नहीं पाया।
आसिफ खान, बीसी बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। बायोलॉजी से कर रहे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अच्छा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से कर रहे हैं जी। देखिए, इसके बाद जो है आपको कई सारे एवेन्यू खुलते हैं बीएससी करने के बाद। आप बीएससी करने के बाद एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। यदि आप उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जाते, चाहे वो यूपीएससी से लेकर स्टेट सर्विस का होगा और कोई भी उस तरह का गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब होते हैं, सब ओपन हो जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद। यदि आप उसके बाद हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उसी को परसू करते हुए एमएससी कीजिए। एमएससी के बाद आप जो है नेट जेआरएफ कीजिए। नहीं, साइंटिस्ट का बहुत एक बड़ा स्कोप खुलता है उसके बाद। तो आपको चूज करना होगा, बच्चों को चूज करना है कि वो आपको ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करके कोई जॉब लेनी है या एक स्पेशलाइजेशन लेकर के लंबे समय तक थोड़ा और पढ़ाई करके एक स्पेशलिस्ट बनना है। ये पूरी तरह आपको समझना होगा, आपके बच्चे को समझना होगा, और सबसे बड़ी चीज है कि उसकी चॉइस क्या है, वो जीवन में क्या करना चाहता है। वो यदि क्लैरिटी होगी तो मुझे लगता है मुझे बताने में भी आसानी होगी और आपको अपने राह पे जो चलकर सफलता प्राप्त करनी है वो भी आसान हो जाएगा। जी संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपका जो सवाल है वो हमारे गेस्ट तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो। हेलो जी मैम, सवाल करिए। हाँ जी, मेरी बेटी उसने बीएससी की है माइक्रोबायोलॉजी में। जी जी जी, सवाल करिए। हाँ, मेरी बेटी ने बीएससी की है माइक्रोबायोलॉजी में। जी, क्या चाहती हैं? आपने एमएससी में उसने, हाँ एमएससी स्टूडेंट है, उसने एमएससी में अब एडमिशन लिया है। हाँ जी, आगे वो पीएचडी भी करना चाहती है। हाँ जी। तो आप अपनी बेटी के लिए क्या जानना चाहती हैं? जम्मू कश्मीर से। जी, आगे उसको पीएचडी करना है, उसी बारे में मुझे पूछना है अब क्या करना है इसको। जी, आपको दो ऑप्शन खुलते हैं। आपको एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आप एक ICAR का एग्जाम होता है, तो आप बोलिए कि उसको तैयारी करें, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो नेट जेआरएफ का एक तरह से जो होता है, ICAR का एग्जाम पास कर लेंगी तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 35 से लगभग 45 हजार के आसपास वो स्कॉलरशिप होती है, तो वो कर सकते हैं। तो कहीं भी एडमिशन मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। यदि वो क्लियर नहीं कर पाती हैं तो आप बोलिए कि बहुत सारे, चाहे वो IIT हो, चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हो, यहाँ पे साइंस के बहुत सारे स्कोप खुले होते हैं साइंटिस्ट बनने के। तो आप वहां से भी कर सकते हैं पीएचडी, और वहां पीएचडी करने के बाद वहां भी स्टाइपेंड मिलता है क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। और मुझे लगता है ऐसे इंस्टीट्यूट में यदि आपको एडमिशन मिल जाता है तो यदि माइक्रोबायोलॉजी एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है आज के डेट पे, आपने देखा होगा जो वायरस वगैरह का अभी एक तरह से जो हुआ है, ये कोरोना का जो आपकी मेडिसिन आई है, वैक्सीन वगैरह आई है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स का होता है। तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और पैकेज बहुत अच्छा होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और यदि आपको इस साइंस के सेक्टर में नहीं जाना है तो आपका एकेडमिक्स पीएचडी करने के बाद एकेडमिक्स का भी सेक्टर खुल जाता है। आप कहीं जाकर के पढ़ाने का भी वो काम कर सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज में कर सकते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है, और आजकल तो बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, तो आप वहां भी कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपको माइक्रोबायोलॉजी के ताल्लुक से भी आपकी जो परेशानी थी वो हल हो गई, साथ ही साथ नर्सिंग के ताल्लुक से भी संजय जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया। बीएससी के बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो लगातार संजय जी के साथ हमारी बातचीत जो जारी है, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 जी सर, अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। शुभन कुमार भट्ट, मैं हेलो शुभन कुमार भट्ट जम्मू से बोल रहा हूँ। जी सर, सवाल करिए। सर, मेरा सवाल है कि मेरी बच्ची जो है डीओ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस में
कर रही है जूलॉजी में BSc जी। अब उसका ये है कि इसके बाद BSc के बाद कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो दे सकती है, उसके बारे में सब कुछ। संजय जी से बेहतर इसका कोई जवाब दे ही नहीं सकता। जी सर, बहुत अच्छा सवाल किया और हमारे यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं और ये आपको गर्व महसूस करना चाहिए, फक्र महसूस करना चाहिए कि आपकी बेटी जो है देश के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, जो नंबर 1 है रैंकिंग में। मिरांडा हाउस देश के सबसे नंबर 1 रैंकिंग का कॉलेज है। और मुझे लगता है माहौल ही इतना अच्छा है यहाँ का कि आपकी बेटी को क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपने माहौल, चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर उसको नहीं मिला होगा। मुझे लगता है यदि ऑफलाइन क्लास होती और यहाँ पे क्लास अटेंड करती तो वो अपने माहौल से इतना ज्यादा एक्सपोजर पा लेती कि उसको कैरियर कहाँ चूज करना है, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि वो जो पीयर ग्रुप है आपका, ऑलरेडी मिरांडा हाउस में जिसका भी एडमिशन हुआ है वो 96% से ऊपर के बच्चे हैं। तो आप समझिए कि वो बच्चे हैं कि जिनको एक्सपोजर बहुत अधिक है। और जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि जूलॉजी का बिल्कुल ह्यूमन बायोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और देश में ही नहीं दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो सेक्टर बढ़ रहे हैं, एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। और जूलॉजी और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन हेल्थ से जुड़ा है। तो बच्ची चाहे वो MSc करती है या साइंस की दिशा में जाती है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाती है, मुझे लगता है वो जूलॉजी करके मिरांडा हाउस का जो बैकग्राउंड है वहां से UPSC भी कर सकती है, स्टेट सर्विस में जा सकती है, साइंटिस्ट बन सकती है। लेकिन ये पूरी तरह बच्ची के ऊपर है कि उसको क्या करना है। मैं बार बार पेरेंट्स से बोलता हूं कि बच्चे को अपना एक उसको मार्गदर्शन दीजिए, उसको समझाइए कि आपके पास ये रास्ते हैं जी। लेकिन वो उसको उसके इंटरेस्ट में जाने दीजिए। जब आप उसके इंटरेस्ट में छोड़ देंगे, आप पीछे से गाइडेंस करते रहेंगे, तो वो आसमां छू लेगी, मुझे लगता है उड़ान भरने लगेगी और जहां पहुंचना चाहती है वहां जरूर पहुंचेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बिल्कुल। और आप जैसे करियर काउंसलर, करियर गाइडेंस अगर मिल जाए तो फिर क्या बात है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो जी सर, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। जी मेरा नाम जावेद है। सवाल करिए। मेरा सवाल है मैम, मैंने 12th किया है। 12th में मेरे बहुत सारे कम मार्क्स आए हैं। आगे बढ़ना चाहता हूँ, जबकि किसी स्कूल में जाना चाहता हूँ, बस दिक्कत आती है इन कम मार्क्स की। अब आगे मेरे लिए क्या शुभकामनाएं हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेरे नंबर बहुत सारे कम आए हैं 12th में। कोई आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आप इनसे कुछ बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? मुझे हिना थोड़ा आवाज इनकी साफ नहीं आई है, क्लियर बताएंगे प्रश्न? जी, इन्होंने 12th किया है, इनके नंबर कम आए हैं, आगे ये अपने करियर को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं, क्या ये कर सकते हैं? आपने किस सब्जेक्ट में किया 12th? तो शायद इनकी कॉल जो है वो कट हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? पता चल जाए किसमें किया है तो और अच्छा रहेगा। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपने किस सब्जेक्ट में किया है? यस मैम, यस। चलिए कोई बात नहीं। संजय जी, इस तरह के कई 12th के हमारे जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कुछ यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में कहना चाहेंगे? जी जावेद, थोड़ी सी आपका प्रश्न मुझे समझ में आया। मुझे नहीं ये पता चला कि आप 12th किस सब्जेक्ट में किए हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो वर्जिन एयरलाइंस के मालिक हैं उनका भी 10th में फेल हो गए थे, 11th भी पास नहीं हुए थे और वो स्पेस में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने। बिल गेट्स साहब भी फर्स्ट ईयर नहीं पास कर पाए, फेसबुक के जो मालिक है वो भी फर्स्ट ईयर नहीं पास कर पाए। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है। और स्टीफन स्पीलबर्ग जिन्होंने 7 ऑस्कर पाया है जुरासिक पार्क के लिए, वो भी 12th किसी तरह मुश्किल से पास कर पाए थे। ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास उदाहरण भरे हैं।
मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि नंबर किसी की सफलता का पैमाना नहीं हो सकता है। बिल्कुल। आप ऐसा कीजिए, जैसे ही 12th पास कर मान लीजिए नंबर कमाए हैं, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो जो बच्चे एक तरह से वोकेशनल कोर्स में नहीं जाते हैं, किसी तरह का एक तरह से ट्रेडिशनल कोर्स में जाते हैं, बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, ऑनर्स करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उसको आप भूल जाइए। आप उसकी जगह पे कोई स्किल ओरिएंटेड कोर्स कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग का कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर लीजिए, ऑटोमेशन का कर लीजिए, मार्केटिंग का कर लीजिए, रिटेल का कर लीजिए। इसमें नंबर कोई नहीं मांगा जाता, आपको 45 से 50% का एक तरह से आना जरूरी है, बस आपको पास होना चाहिए। फिर आप जैसे ही इस तरह के कोर्सेस पे एडमिशन लेकर के, अब हम कहते हैं 3 साल भी मत पढ़िए, आप ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए, 3 से 6 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कीजिए, ठीक ठाक जगह से कीजिए जहां प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाता है, वहां से आप कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग बीएससी करके बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, जब तक उनकी जॉब लगेगी तब तक आप उनसे डबल टाइम सैलरी पा रहे होंगे। तो स्किल ओरिएंटेड कोर्स करने के बाद आपके बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं, और जब तक दूसरे लोग नौकरी करने को ढूंढ रहे होंगे, तब आप अपने एरिया के बादशाह बन चुके होंगे और आप मैनेजर की पोस्ट पे कहीं पे काम कर रहे होंगे। तो जावेद भाई, आप ऐसा कीजिए, और बहुत सारे स्कोप है। नहीं तो आप एक कोई अपना शौक पालिए, आजकल तो शौक के माध्यम से लोग अपना करियर बना लेते हैं, वो कीजिए। मुझे लगता है आपका शौक आपका पैसा नहीं, आपका प्रोफेशन बन सकता है। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपका जो पैशन है वही आपका प्रोफेशन भी बन सकता है, और वो बहुत कामयाबी की तरफ आपको ले जा सकता है। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, अपना नाम बताइए, सवाल करिए। हम कश्मीर से बोल रहे हैं, गुलजार जी। गुलजार साहब सवाल करिए। हाँ, सवाल है कि जो नीट का एग्जाम हो गया, उसमें जो मेरिट पर क्वालिफाई हुए हैं बच्चे, मगर जो मेरिट पर क्वालिफाई नहीं हुई है, वो उनमें पोटेंशियल है बहुत, मगर वो डिसअपॉइंटेड हो गए। अगर उनके लिए क्या खास ये सजेशन है, जिस काउंसलर क्या सजेशन दे रहे हैं उनको? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जी सर। गुलजार, सच में बहुत अच्छा सवाल किया आपने। गुलजार साहब, मैं बताना चाहूंगा, मुझे लगता है जो नीट का इस बार रिजल्ट आया है, 600 से जिसका कम मार्क्स आए हैं उनको नीट में एडमिशन नहीं मिलेगा, और 600 से ऊपर जिनका आया है उनको गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, जो मेरी जानकारी है। और मैं इसलिए ये दावे के साथ बता रहा हूं क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार जो है बहुत बड़ी कोचिंग चलाते हैं और नीट की ही तैयारी कराते हैं। तो वो उनके यहाँ जितने कोचिंग में थे, तो उसमें मुझे लगता है 442 कितने लोग नीट में क्लियर हुए हैं उनके यहाँ से। जी संजय जी, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम लगातार जो है वो बात कर सकते हैं, और नीट के ताल्लुक से चूंकि हम खास तौर पर आपसे बात कर रहे हैं, बहुत सारी हमने इसमें मालूमात पहले भी ली है, और अपने इसी सिलसिले को हम आगे भी हम जारी रखना चाहेंगे। यहाँ पर अब चूंकि वक्त जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, तो नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी थे, एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। आपके बहुत सारे सवालों के इन्होंने यहाँ पर जवाब दिए हैं। आज हमारे तमाम नाजरीन को मुझे पूरी उम्मीद है कि तसल्ली बख्श उनको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो संजय जी, इतना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम पूरे न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और नाजरीन, हमारे प्रोग्राम अब बस यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।